नमस्कार। आइए मेरे साथ सबसे पहले 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में बेहद सहजता पूर्वक रखेंगे। कमर गर्दन को सीधा रखेंगे। मुखमंडल पर आनंद व मंद मुस्कान व माथे पर कोई शिकन नहीं। लंबी गहरी श्वास भरेंगे। एक बार पुनः। एक आखिरी बार। शांति ही शांति ही शांति ही। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। धीरे से हाथों को जोड़ेंगे, बहुत अच्छे से रब करेंगे। बहुत अच्छे से पूरी योगिक ऊष्मा को अपने हाथों में धारण कर लेंगे और फिर धीरे से अपनी आँखों पर, चेहरे पर, गर्दन पर और पूरे शरीर पर हल्का मसाज करते हुए धीरे से आँखों को खोल लेंगे। मुखमंडल पर एक मंद मुस्कान रखेंगे और नमस्कार करेंगे अपने आप को, प्रकृति को, सृष्टि को। मेरी तरफ से नमस्कार स्वीकार करेंगे। मेरा नाम योग गुरु अभिषेक बंसल है और मैं पिछले 12 सालों से योग के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। देश विदेशों में हजारों लाखों लोगों को योग का शिक्षण दे चुका हूँ व उन्हें उनकी बीमारियों से लड़ने में मदद भी कर चुका हूँ। आज इस खास कार्यक्रम में आपके समक्ष लेकर के आया हूँ योगा फॉर इन्फ्लेमेशन का एक टॉपिक, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप लोगों का प्यार मुझे निरंतर मिल रहा है। हर एपिसोड के बाद मुझे ढेरों कॉल्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं। आप लोग अपना प्यार बहुत देते हैं, आप लोग अपने सवाल भी मुझसे पूछते हैं। और जो एक कॉमन क्वेश्चन मुझे मिल रहा है बार बार, वो इसी टॉपिक पर
मुझे मिल रहा है कि सर योगा फॉर इन्फ्लेमेशन के बारे में बताएं कि हमारे जोड़ बहुत दर्द कर रहे हैं, जगह जगह सूजन की समस्या हो रही है, गठिया की समस्या तक हम पहुंच रहे हैं, हम 40 के भी हुए भी नहीं हैं ठीक से और शरीर में दर्द अभी से शुरू हो गए हैं। ये एक बहुत ही कॉमन समस्या हो गई है, खास तौर पे जब से हम लोगों ने फ्रिज का इस्तेमाल करना शुरू किया है अपने घरों में, तब से तो बहुत ही कॉमन हो गई है। एसी से हम लोग बाहर नहीं निकलते, जोड़ों को हम लोग हिलाते नहीं हैं, तो इन्फ्लेमेशन की समस्या, जोड़ों में दर्द की समस्या तो आम है। पर आइए आज के इस खास कार्यक्रम में जान लेते हैं कि योग की गर्भ में वो क्या ऐसे उपाय हैं जो हम अपनी इन्फ्लेमेशन की समस्या को, कि मेरे को अगर गठिया, बाएं जोड़ों में दर्द जैसी कोई भी समस्या हो रही है, मुझे अगर किसी भी तरीके से सूजन हो रही है, मेरे पैर की उंगलियों में ही क्यों ना, मेरे घुटनों में क्यों ना, या फिर मेरे शरीर के किसी भी अन्य जोड़ में, क्योंकि इन्फ्लेमेशन शरीर के किसी भी जोड़ में हो सकती है। जान लेते हैं क्या हम कर सकते हैं योग की गर्भ से निकाल करके, क्या अभ्यास कर सकते हैं, किस प्रकार अपने आप को लाभ पहुंचा सकते हैं। पर सबसे पहले शुरुआत करेंगे अत्यंत महत्वपूर्ण सूक्ष्म अभ्यास से, और सूक्ष्म अभ्यास भी वही बताऊंगा जो आपकी इन्फ्लेमेशन की समस्या को ठीक करेंगे, अर्थात आपके प्रत्येक जोड़ को फ्लेक्स कर देंगे, प्रत्येक जोड़ को वार्म अप कर देंगे और आपको आपके आगे आने वाले अभ्यास में मदद भी करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन मेरी प्यारी प्यारी कर्मठ हाथों की उंगलियों के अभ्यास से, ताकि मेरी ये कर्मठ उंगलियां मेरा हर कार्य में साथ दें और मेरे जीवन को खुशियों से भर दें। सबसे पहले मैं अपने दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर के आऊँगा और फिर इनको इस तरीके से बंद करने की कोशिश और अच्छे से खोलने की कोशिश, पूरा खोलने की कोशिश, अच्छे से बंद करने की कोशिश, अच्छे से खोलने की कोशिश। ध्यान देंगे कि सिर्फ मैंने खोलना बंद करना नहीं है, मैंने अच्छे से बंद करना है, अर्थात पूरा दम लगा करके पूरे जोश के साथ, जितनी ताकत है उतनी ताकत के साथ मैंने एक एक उंगली में दम लगाना है और उसको बंद करना है। और ठीक इसके उल्टा मैंने एक एक उंगली को बाहर की तरफ स्ट्रेच करना है, खोलना है, खींचना है। एक एक उंगली की तरफ मैंने ध्यान देना है कि मैंने क्या पूरा खोला हुआ है या फिर और गुंजाइश है। यदि इस तरीके से आप काम करेंगे तो ही आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा सिर्फ खोलना बंद करना से लाभ नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। इस बात को कहीं लिख लो। अब उंगलियों को पूरा खोलो, पूरा खींचो, एक एक उंगली को देखो, ध्यान दो, सजग रहो, पूरा बंद करो, अच्छे से बंद करो, जितना कस के बंद कर सकते हो। और ये बिल्कुल भी मत सोचना कि बहुत कस के बंद करने से या बहुत कस के खोलने से कहीं कुछ टूट फूट हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको लास्ट एपिसोड में भी बताया था कि टूट फूट तब तक नहीं होती जब तक कोई एक्सटर्नल इंटरवेंशन, एक्सटर्नल फोर्स ना जुड़ी हुई हो या फिर मोमेंटम ना जुड़ा हुआ हो। अगर आप झटके से किसी भी काम को करेंगे, निश्चित तौर पे टूटने की टेंडेंसी, इंजरी होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। मेरे साथ इन कलाइयों को अच्छे से घुमाना शुरू करेंगे, बहुत ध्यान दे करके, बहुत प्रेम से, अपनी कलाइयों को अपना समझते हुए इन कलाइयों को घुमाएंगे और अच्छे से स्ट्रेच करेंगे। उल्टी दिशा में भी घुमा लेते हैं, आइए मेरे साथ। बहुत प्रेम से, बहुत आनंद से मुखमंडल पर सहज भाव, चित्त शांत व निर्मल रखते हुए, आनंद महसूस करते हुए अपनी कोहनियों को थोड़ा सा चलाने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार मैं अपनी कोहनियों को इस तरह पूरा खोल दूं। अब मैं अपनी उंगलियों को भी देखें आप कि मैं अपनी उंगलियों को भी खोल रहा हूं, और फिर मैं अपनी कोहनियों को पूरा बंद कर दूं। फिर मैं अपनी कोहनियों को पूरा खोलने का प्रयास करूं, और आप देखेंगे कि आधे से ज़्यादा लोग इसी में ही बहुत अच्छा खिंचाव महसूस करेंगे अपने हाथों में। पूरा बंद करने की कोशिश करूं अपनी कोहनियों को और पूरा खोलने की कोशिश करूं। हाथों को भी मैंने, कलाइयों को भी मैंने पूरा खींचा हुआ है बाहर की तरफ, जितना मैं खींच सकता हूं अंदर। इनको पूरा अंदर की तरफ लाएंगे
और फिर पूरा बाहर की तरफ। इससे मेरी दोनों चीज़ें एक ही साथ सॉर्ट हो रही है, मेरी कोहनी भी खुल रही है और मेरी कलाई भी, पूरी एक्सटेंशन, पूरी फ्लेक्शन, फुल एक्सटेंशन, फुल फ्लेक्शन। कंधों के लिए कंधों को घुमाना शुरू करेंगे धीरे धीरे करके। अच्छे से, और उल्टे दिशा में भी। कंधे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जॉइंट हमारी बॉडी में। आइए गर्दन पर आते हैं। 1 2 3। इन्फ्लेमेशन के पेशेंट्स के लिए गर्दन को भी सुचारू रूप से चलाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 5 6 7 8 9 और 10। शुरुआत में यदि आपको तकलीफ होगी तो आप धीरे धीरे चलाएंगे, और जैसे जैसे आप पारंगत होते जाएंगे, जैसे जैसे आप बेहतर होते जाएंगे अभ्यास में, आप अपने अभ्यास की क्वालिटी और अपने कॉन्शियसनेस को बढ़ाते चले जाएंगे। धीरे से गर्दन को ऊपर की तरफ ले जा करके वापस नीचे ले आते हैं, वापस ऊपर लेकर के जाते हैं, वापस नीचे लाते हैं। तीसरी बार ऊपर और नीचे, चौथी बार ऊपर और वापस नीचे, पांचवी बार ऊपर और नीचे। मैं अपनी स्पाइनल कॉर्ड के लिए यहीं बैठे बैठे, जैसे हम कैट एंड काउ में अपनी गर्दन को, कमर को चलाते हैं, ठीक वैसे ही हम यहाँ बैठे बैठे अपनी कमर को चलाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको साइड प्रोफाइल दे देता हूँ। हम इस प्रकार श्वास छोड़ते हुए कमर को झुकाने का प्रयास करेंगे और श्वास भरते हुए कमर को उठाने का प्रयास करेंगे। छोड़ते हुए पूरी कमर को झुकाएं। ध्यान देंगे कि मैं सिर्फ अपने वर्टिब्रल कॉलम्स को ही, मतलब अपने मेरुदंड को ही झुका रहा हूँ। मैं अपने हिप जॉइंट से अपनी कमर को ऐसे ऐसे नहीं झुका रहा, मैं ऐसे 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 झुका रहा हूँ, न कि ऐसे 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 ऐसे। क्या फर्क है? मैं ऐसे आगे की तरफ नहीं जा रहा। दोनों में भेद समझें और उसी हिसाब से काम करें। मैं नीचे जा रहा हूँ यहीं से। अगर आप मेरे कंधों की एक लाइन ड्रॉ करें, कंधों की पोजीशन की, तो वो आपको लाइन ऐसे वर्टिकली मूव होती नजर आएगी, ना कि ऐसे नीचे की तरफ जाने की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर वापस ऊपर आने की कोशिश। अपने आप को झुकाएं, प्रॉपर कमर को फ्लेक्स करें, एक एक वर्टिब्रे को फ्लेक्स करें, एक एक डिस्क को दबाएं और वापस से खींचें। और फिर मैं अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींच करके, ऊपर की ओर स्ट्रेच करके अपने आप को लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इस तरीके से चलाया जा सकता है। पूरा अच्छे से मोड़ने की कोशिश। और फिर मैं अपनी कमर को थोड़ा सा ट्विस्ट भी करूंगा। 1 2। अब मैंने क्या किया है यहाँ पर,
मैंने अपने एक हाथ को घुटने पे इस तरीके से रखा, दूसरे हाथ को ज़मीन पर इस तरीके से रखा और इस घुटने को मैंने इधर की तरफ धक्का देने की कोशिश करनी है, ज़मीन को भी मैंने इधर की तरफ धक्का देने की कोशिश करनी है, जिससे ना घुटना हिलेगा ना ज़मीन हिलेगी, पर मेरी कमर और ज़्यादा पीछे की तरफ चली जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं कुछ कारणों के बारे में। क्या वो ऐसे कारण होते हैं, क्या वो ऐसी गलतियां होती हैं जो मनुष्य अपने जीवन में करता है जिसकी वजह से उसे सूजन या इन्फ्लेमेशन जैसी गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसके छोटे छोटे जोड़ दर्द करने लगते हैं। चलना, बैठना, इधर उधर जाना, कहीं पब्लिक गैदरिंग में रहना भी दूभर हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। जब महिलाएं मेरे से अक्सर कहती हैं कि हमसे बड़ी बड़ी बुजुर्ग महिलाएं ज़मीन पर चौकड़ी मार करके बैठी हैं और हमें कुर्सियां पकड़नी पड़ रही हैं, तो ये जाहिर बात है कि बहुत शर्म की बात होती है उनके लिए। क्या वो ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से एक व्यक्ति सूजन का या इन्फ्लेमेशन का या गठिया जोड़ों की समस्या, जोड़ों में दर्द जैसी समस्या का शिकार बन जाता है? शुरुआत करते हैं सबसे पहले। सबसे ज़रूरी, अगर व्यक्ति पानी कम पिए तो उसके शरीर में निश्चित तौर पे 100 से ज़्यादा बीमारियां लग जाती हैं, जिसमें गठिया जोड़ों की समस्या, इन्फ्लेमेशन एक बहुत ही कॉमन समस्या होती है। क्योंकि अगर पानी कम पीते हैं तो हमारे बॉडी में सोडियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सोडियम निकल नहीं पाता शरीर से किडनी के रास्ते, जिसकी वजह से फिर यूरिक एसिड बढ़ जाता है और वो यूरिक एसिड जो है जोड़ों में जाकर के डिपॉजिट हो जाता है और फिर वो घर्षण करता है, जिसकी वजह से जोड़ घिसते हैं और टूटते जल्दी हैं। फिर उस टूटे हुए जोड़ में हवा जाकर के घुस जाती है जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज करती है और आपको जोड़ों में दर्द क्रिएट कर देती है, और फिर टक 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 भी आपके जोड़ बहुत ज़्यादा बजने लगते हैं। मैंने आपको पूरी प्रोसेस समझाया कि किस प्रकार कम पानी पीने से सबसे पहले सोडियम बढ़ जाती है शरीर में, फिर यूरिक एसिड बढ़ जाता है, फिर वो यूरिक एसिड जाकर के हड्डियों में जमा हो जाता है और फिर वो हड्डियां टूटती हैं और फिर उन टूटी हुई हड्डियों की जगह पर वायु घुस जाती है और फिर वायु जाकर के दर्द करती है। इस बात को बहुत गौर से समझ लें। तो यदि आपको अपनी इन्फ्लेमेशन की समस्या को ठीक करना है तो सबसे पहले तो पानी अच्छे से पिएं। दूसरा, आप अगर बहुत ज़्यादा सोडियम का इंटेक करेंगे, स्टेप 2 पे आते हैं। पहला स्टेप कि पानी ही कम पिया तो सोडियम बढ़ गई शरीर में। अब अगर दूसरा स्टेप भी कि सोडियम ही ज़्यादा ले ली, मान लो पानी ठीक पी लिया मैंने, पर मैंने सोडियम बहुत ज़्यादा इंटेक कर लिया, मतलब नमक का बहुत ज़्यादा सेवन कर लिया, तो भी फिर वही सारी साइकिल कि सोडियम बढ़ जाएगा शरीर में, जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ेगा और फिर हड्डियों में खुरच खुरच खुरचुर करके टूट फूट होती है, माइक्रो बोन्स टूटने लगती हैं और फिर टूटी हुई जगह पर वायु घुसती है और फिर वायु दर्द करती है। सेम प्रोसेस है। अगर व्यक्ति बहुत कम घी का सेवन करे तो उसके शरीर में निश्चित तौर पे लुब्रिकेशन कम हो जाएगी, म्यूकस जो होता है वो कम हो जाएगा। अब हम इस चीज़ को इस तरीके से समझते हैं कि हमारे शरीर में एक तो बैड कोलेस्ट्रॉल है, LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एक हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन विच इज गुड कोलेस्ट्रॉल। शरीर में कई जगह म्यूकस होता है, सरल भाषा में कहूं तो फैट होता है। अब वो सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड से लेकर के हर उप अंग की एपिडर्मिक लेयर तक और घुटने में कार्टिलेज तक, नाक से बहने वाले म्यूकस तक, सब कुछ फैट है, सब कुछ म्यूकस है, सब कुछ कोलेस्ट्रॉल है विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, विद डिफरेंट कैरेक्टराइजेशंस, विद डिफरेंट केमिकल फॉर्मूलाज। है सब कुछ एक ही चीज, अल्टीमेटली फैट। अब वो सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड जरूरी है हर ऑर्गन पे, मेरे लिवर पे कह लीजिए, मेरी किडनी पे कह लीजिए, मेरे एब्डोमेन पे कह लीजिए, एक एपिडर्मिक लेयर होती है म्यूकस की जो मेरे उप अंग को सेफ गार्ड करके रखती है, जिसकी वजह से फिर उसमें फ्रिक्शन भी नहीं होता। जब ये सारे उप अंग भीतर हैं, फ्रिक्शन फ्री हो जाते हैं ये सब। अब
अगर यही म्यूकस मेरी बॉडी में एक्सेस हो जाए तो वो मेरी नासिकाओं से बाहर आने लगता है, जिससे मैं कहता हूँ कि मुझे जुकाम हो रहा है। पर ये बॉडी का अपना एक फंक्शन होता है बॉडी को डिटॉक्स करने का। घुटने में कार्टिलेज भी घी से ही जाएगी। घुटने में कार्टिलेज भी, अगर मैं सही वसा गुड फैट इंटेक करूँगा, अगर मैं डालडा घी का सेवन नहीं करूँगा, अगर मैं बहुत ज़्यादा रिफाइंड घी का सेवन नहीं करूँगा, डबल रिफाइंड या ट्रिपल रिफाइंड का सेवन नहीं करूँगा, ये बहुत बड़े कारण बनते हैं। इस चीज़ को ध्यान देंगे, बहुत ही बड़े कारण बनते हैं कि अगर आप डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड, रिफाइंड तेल, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल या फिर किसी भी तरह का डालडा घी यूज़ करते हैं अपने शरीर में, तो निश्चित तौर पे आपको घुटनों से संबंधित समस्याएं होंगी। ट्रांस फैट्स का अगर सेवन करते हैं कि घी को बार बार आप तलते रहते हैं तो भी उसमें ट्रांस फैट्स पैदा हो जाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। साथ ही साथ कम सोना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना या फिर ऐसी कई समस्याएं जो आप दिनचर्या में लेते हैं, वो भी आपके गठिया जोड़ों की समस्या या इन्फ्लेमेशन का कारण बनती है। आइए मेरे साथ जानते हैं क्या वो ऐसे आसन है सबसे पहले जो मैं अपने इन्फ्लेमेशन की समस्या को ठीक करने के लिए कर सकता हूं। और सबसे पहले इस श्रृंखला में शुरुआत करना चाहूँगा साइकिल संचालन की क्रिया से। साइकिल संचालन की क्रिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बेहद ही उपयोगी क्रिया है जो मेरे न सिर्फ घुटनों को बल्कि हिप जॉइंट को, अभी तो मेरी थाइस को भी और मेरी कोर को भी मजबूत करने का कार्य करती है। मैं सरलता से अपनी मैट पर लेट करके, यदि आप हाथों को कमर के नीचे रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अन्यथा इसकी आवश्यकता नहीं होती है। मैं धीरे से अपने दोनों पैरों को अच्छी से अच्छी साइकिल में चलाने का प्रयास करूं, बड़े से बड़े सर्कल्स बनाने का प्रयास करूं। शुरुआत में आप इस तरीके से छोटे सर्कल्स पे भी चला सकते हैं, और यदि आपको और ज़्यादा तकलीफ हो छोटे सर्कल्स में तो आप साइकिल को बाइफ्रिकेट भी कर सकते हैं दो हिस्सों में, विच इज़ वर्टिकल साइकिलिंग एंड हॉरिजॉन्टल साइकिलिंग। वर्टिकल साइकिल मैं आपको बता देता हूँ, इस तरीके से आप वर्टिकली साइकिल कर सकते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ लाभ जो है वो आपके घुटनों पर होता है। आप इस तरीके से नॉर्मली अपने पैरों को चलाना शुरू करेंगे तो भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। शुरुआत में आपके घुटने अच्छे हो जाएंगे। इसके बाद हॉरिजॉन्टल साइकिल को अलग से प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें मैं 1 2 3 4 5 6, इसमें लाभ जो है वो घुटनों से कम होकर के हिप जॉइंट पर चला जाता है और मेरा हिप जॉइंट फ्लेक्स होने लगता है। यदि आप अपनी क्षमता को बढ़ा करके इसी को कम से कम 100, 200, 300 या 500 बारी कर पाएं तो फिर आप दोनों कामों को मर्ज करें और फिर मेरे को प्रॉपर सर्कल्स दें। अच्छे से साइकिल चलाएं दोनों दिशाओं में, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। अच्छे से प्रॉपर सर्कल बनाने की कोशिश करते हुए, और जब आप इसमें पारंगत हो जाएंगे, जब आप अच्छी साइकिल चलाने लगेंगे तो फिर आप मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी, मतलब इससे भी अच्छी, जिसमें मेरा पैर जब ऊपर जाए तो मेरा सीधा घुटना नीचे आए, घुटना सीधा करके मैं पैर को नीचे की तरफ लाऊं। इस तरीके से आप साइकिल चलाएंगे। और फिर इसी को उल्टी दिशा में भी घुटने को सीधा रखकर। तो ये था मेरा साइकिल संचालन का अभ्यास। मैं आता हूं अपने अगले अभ्यास पर, जो कि है अर्ध पवन मुक्त का अभ्यास। अर्ध पवन मुक्त के लिए मैं अपने एक घुटने को और फिर दूसरे घुटने को भी फिर से बदल लेते हैं।
और चौथी बार। और मैं वज्रासन में बैठ जाता हूं ताकि मैं अपनी एंकल जॉइंट्स को भी अच्छे से स्ट्रेच कर पाऊं। वज्रासन से सुप्त वज्रासन की ओर आने के लिए मैं मैट के थोड़े से अग्रभाग में आ जाऊंगा। इससे मेरी कमर भी बहुत अच्छी फ्लेक्स हो जाएगी और मेरी थाइज भी। धीरे धीरे करके अपने आप को इस्टेब्लिश करें, एकदम से जाने के लिए जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। धीरे से वापस आ जाते हैं। बाल आसन में आगे की तरफ जा करके एक अच्छा सा काउंटर ले लेते हैं। और फिर उष्ट्रासन में चलते हैं ताकि मेरी मेरुदंड तो बिल्कुल ही स्वस्थ हो जाए। इस दौरान कोशिश करेंगे अपनी कमर को आगे से आगे धकेलने की तरफ। ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हमेशा कोशिश करेंगे अपने आप को आर्च देने की। और फिर धीरे से वापस आ जाएंगे मेरे साथ कैट एंड काउ का अभ्यास करने के लिए। श्वास छोड़ते हुए कमर ऊपर, गर्दन नीचे। श्वास भरते हुए कमर नीचे, गर्दन ऊपर। बिल्कुल आनंद के साथ धीरे धीरे पूरा ध्यान केवल और केवल अपनी कमर पर रखते हुए यदि कमर फ्लेक्सिबल होगी तो बॉडी फ्लेक्सिबल होगी। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि तूफान आने पर सिर्फ वही पेड़ तूफान के बाद टिकते हैं जो थोड़े से लचीले होते हैं। तूफान के आने पर वो झुक जाते हैं और तूफान के वापस चले जाते ही वो वापस सीधे खड़े हो जाते हैं। पर जो स्टिफ, जो तने हुए पेड़ होते हैं वो हर तूफान में उखड़ जाते हैं। अब बात करते हैं क्या वो लक्षण होते हैं जिन्हें साफ स्पष्ट रूप से आप देख करके बता सकते हैं कि आपका शरीर में सूजन आ रही है या आ सकती है। देखिए, साफ स्पष्ट जाहिर बात है कि यदि आपको सर्दियों के मौसम में कुछ दिन के लिए भी अगर अपने पैरों की उंगलियों में या छोटे जॉइंट्स में या फिर बड़े जॉइंट पे अकड़न महसूस हो, स्टिफनेस महसूस हो, तो निश्चित तौर पे आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ गया है, सोडियम बढ़ गया है और आपका शरीर में इन्फ्लेमेशन होने की टेंडेंसी है। ये सर्दियों के मौसम में ही प्रोमिनेंटली नजर आएंगी। जब आप थोड़ा सा भी सोडियम इंटेक अपना ज़्यादा कर देंगे, अगर थोड़ा सा भी बाहर का जंक फूड खा लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पेन भी महसूस होगा निश्चित तौर पे। अगर आपके शरीर में सुबह मॉर्निंग स्टिफनेस बहुत ज़्यादा हो रही है जो कि आम समय से बहुत ज़्यादा समय ले रही है वापस से वार्म अप होने में आपकी बॉडी। मान लीजिए आप पहले जब उठते थे सुबह,
कुछ साल पहले तक तो आप 10 मिनट में चुस्त हो जाते थे, पर अब आप उठने के बाद आधा घंटा या 1 घंटा भी ढीले ढीले महसूस करते हैं और आपका शरीर नहीं चलता है, तो निश्चित तौर पे आपको इन्फ्लेमेशन होने की टेंडेंसी है, आपको सूजन होने की टेंडेंसी है, आपको गठिया बाय जोड़ों के दर्द होने की टेंडेंसी है। ये समस्याएं मतलब कि आपको हो सकती हैं। निश्चित तौर पे अगर आपको भूख कम लग रही हो, अगर आपको फटीग महसूस हो रहा हो, यदि आपको बात बात पर डिजीनेस महसूस हो रही हो, यदि आपको ब्लर्ड विजन हो रही हो, यदि आपको बार बार फ्लू हो रहा हो, फीवर हो रहा हो, तो ये भी एक संकेत होते हैं कि हमारी हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर पड़ रही हैं, हड्डियों में गैप बढ़ रहे हैं। सीढ़ियां चढ़ना या ज़्यादा देर के लिए चलना, देर तक खड़े रहना तो एक ऑब्वियस लक्षण है ही है। आइए बात कर लेते हैं बिना समय को ज़ाया किए कि क्या वो ऐसे आसन हैं जो हम अपने गठिया बाय या फिर इन्फ्लेमेशन की समस्या को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले सुप्त ताड़ासन के अभ्यास से, जो कि मेरे पूरे शरीर को बेहद सुचारू रूप से, बेहद सुंदर रूप से खींच देता है और मुझे स्फूर्ति देता है, मुझे चुस्ती देता है। मेरे साथ लेट जाते हैं आराम से और अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ फैला करके खींच लेते हैं अच्छे से अपने आप को। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस। मैं अर्ध हल आसन के अभ्यास में अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री पे ऊपर उठा लूंगा। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से नीचे आते हुए सेतु बंध आसन की ओर जाते हुए आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से हल आसन में आने की कोशिश करेंगे। धीरे से वापस क्षण भर के लिए अपने आप को रिलैक्स करेंगे। एक अच्छा सा सर्वांगासन, जिसमें मैं अपने पूरे शरीर को ऊपर उठा दूंगा। और धीरे से वापस कुछ देर शवासन में रिलैक्स करेंगे।
अपने आप को गुड अफ़र्मेशंस देंगे कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, हमने अपने आप को बहुत लाभ पहुंचाया है। योग से हमें बहुत लाभ मिलेगा और हम योग पथ पर इसी प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे। धीरे से पलट जाएंगे और भुजंग आसन के लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे। दोनों हाथों को कंधों के नीचे रखते हुए श्वास भरते हुए धीरे से वापस और हम धीरे से पर्वत आसन की ओर आ जाते हैं। आखिर के 10 रुकेंगे। 9 8 7 6 5 4 3 2 और यहीं से अश्व संचालन आसन की ओर। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 पैर बदलने की कोशिश करेंगे। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1 धीरे से वापस आकर के बैठने की कोशिश करेंगे। ये बात को भली भांति समझते हुए कि जीवन प्रयास से ज़्यादा, कोशिश से ज़्यादा, कोशिश के आगे कुछ नहीं है। PMC हिंदी बदले जीवन, घर घर